कमीनी कुतिया, तू समझते है मुझे छोड़कर चली जाएगी? जरूर जाऊंगी। तुम क्या कर सकते हो? मैं उस हरामी कुत्ते की जिंदगी बर्बाद करूंगा। अगर वो जान ले सकता है तो दूसरा भी कोई ले सकता है। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना। हिंदी सिनेमा में बात जब मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की होती है तो सबसे पहले नाम मनोज कुमार व महमूद की गुमनाम का लिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद इस जनर वाली फिल्मों ने कमाई नहीं की, कमाई तो की, लेकिन बॉलीवुड मेकर्स के लिए ये सब्जेक्ट काफी टफ रहा है, इसलिए बाकी जनर के मुकाबले इस जनर की फिल्मों की तादाद सबसे कम है। खैर, अब कहानी अच्छी हो और उसे पेश करने वाला काफी सुलझा हुआ हो, साथ ही हर सीन पर फोकस करने वाला हो तो फिल्म को तारीफ भी मिलेगी और साथ ही कमाई भी करेगी। अब ऐसी ही एक फिल्म थी धुंध, जो कि 13 फरवरी 1973 को रिलीज हुई थी। बता दें, इस फिल्म में संजय खान, जीनत अमान, डैनी डेंजोंपा, नवीन निश्चल, अशोक कुमार व मदनपुरी के अलावा कई और छोटे बड़े आर्टिस्ट अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। ऐसे में करीब 35 लाख रुपए के बजट में बनी ये फिल्म 75 लाख रुपए की कमाई करके औसत रही थी। धुंध बनाने से पहले दिलीप कुमार के साथ 1972 में बी आर चोपड़ा की फिल्म दास्तान बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इससे पहले राजेश खन्ना व नंदा के साथ आई फिल्म इत्तेफाक से जरूर उन्होंने कुछ सफलता का स्वाद चखा था। बता दें, इत्तेफाक भी धुंध की तरह ही मर्डर मिस्ट्री पर आधारित फिल्म थी, लेकिन इसके बाद 70 के दशक की शुरुआत में बी आर चोपड़ा का छोटे भाई यश चोपड़ा से कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गया और यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ मिलकर यशराज बैनर खड़ा कर लिया, जिसके अंडर रिलीज हुई पहली फिल्म थी दाग, जो कि धुंध की रिलीज के कोई 2.5 महीने बाद ही रिलीज हुई थी। लेकिन इससे पहले यश चोपड़ा का अलग होना बी आर चोपड़ा के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि यश ने बी आर फिल्म्स के अंडर कई बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। इस तरह दिलीप कुमार के साथ बनाई फिल्म दास्तान जब बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, तब बी आर चोपड़ा ने इत्तेफाक की तरह एक और काफी लो बजट मर्डर मिस्ट्री फिल्म धुंध बनाने का फैसला किया और निर्माण के साथ इसका डायरेक्शन भी किया। बता दें, धुंध फिल्म 1958 में पब्लिश्ड अगाथा क्रिस्टी के एक नॉवल द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट पर आधारित थी और धुंध फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका बाद में कन्नड़, तमिल और मलयालम में भी रीमेक बनाया गया था, जिसमें सबसे पहले 1988 में कन्नड़ में तरका टाइटल से फिल्म बनी। वहीं इसके 2 साल बाद 1990 में तमिल में पुरियादा पुदीर टाइटल से और फिर लास्ट आई थी मराठी फिल्म दोन गडीचा डाव, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा चोडियम टाइटल से तमिल में भी इसका रीमेक बना था, लेकिन ये कभी रिलीज नहीं हो पाई। वैसे 1997 में आई फिल्म चुप भी काफी हद तक इन्हीं फिल्मों की कहानी पर आधारित थी। 70 के दशक में कई ऐसी फिल्में आई थी जिनमें मेन किरदार किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जैसे कि 1969 में आई फिल्म खामोशी में राजेश खन्ना ने जहां कैंसर पीड़ित का रोल निभाया था, वहीं इसके बाद 1971 में आनंद में भी राजेश खन्ना एक बार फिर कैंसर से जूझते नजर आए थे। इसके अलावा 1971 में आई रेशमा और शेरा में अमिताभ जहां गूंगे बहरे बने थे। वहीं 1973 में आई फिल्म कोशिश में संजीव कुमार और जया भादुड़ी दोनों ही गूंगे बहरे बने थे। इसके अलावा सारा भाई प्रांजय की नेत्रीनों पर बनी फिल्म स्पर्श भी इसी कैटेगरी की फिल्म थी। ऐसे में बी आर चोपड़ा की फिल्म धुंध में डैनी का किरदार भी कुछ इन्हीं से इंस्पायर्ड ऐसे लकवाग्रस्त इंसान का था जिसके शरीर का निचला हिस्सा बेकार हो चुका था। वैसे एक बात यह भी है कि बी आर चोपड़ा ने डैनी वाला रोल पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर किया था और उन्होंने फिल्म साइन भी कर ली थी। इस तरह डैनी शुरुआत में मदनपुरी वाला पुलिस अफसर का किरदार निभा रहे थे, हालांकि उनकी ख्वाहिश अमिताभ वाला रोल निभाने की थी। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद खबर आई कि अमिताभ बच्चन ये फिल्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे आनंद फिल्म के बाद अब करेक्टर भूमिकाएं नहीं करना चाहते। खैर, अब ये तो अमिताभ बच्चन का बहाना था, क्योंकि उन्हें तब प्रकाश मेहरा की जंजीर और मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में मिल गई थी। ऐसे में डैनी ने सोचा कि उनकी लॉटरी निकल गई है और अब आसानी से वे इस रोल को निभा सकते हैं। लेकिन अमिताभ के जाने के बाद बी आर चोपड़ा ने इस रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कर लिया। हालांकि इसके बाद एक दिन बी आर चोपड़ा ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जब स्टोरी सेशन रखा तो शत्रु को पहुंचने में थोड़ा देरी हो गई, जिससे बी आर चोपड़ा उनसे काफी नाराज हो गए और फिर इसी बात को लेकर उन्होंने शत्रु को फिल्म से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। इस तरह डैनी अब मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए डैनी ने इसके बाद बी आर चोपड़ा के असिस्टेंट सेक्रेटरी से बात की, जिन्हें डैनी ने अपना दोस्त बना लिया था। इस तरह उनके कहने पर बी आर चोपड़ा ने एक दिन डैनी को अपने ऑफिस बुला लिया और डैनी तब उनके सामने अड़ गए कि वे जीनत अमान के पति की भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं। लेकिन बी आर चोपड़ा को लगा कि पति की भूमिका डैनी को सूट नहीं करेगी, क्योंकि वे तब कम उम्र के थे। लेकिन इसके बाद डैनी ने उनसे एक चांस मांग लिया और मेकअप के साथ जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो बी आर चोपड़ा उनसे इतने ज्यादा इंप्रेस हुए
कि तुरंत ही डैनी को ये रोल करने को दे दिया और डैनी वाला पुलिस अफसर का किरदार मदनपुरी को करने को दे दिया। बस इस तरह डैनी ने यह यादगार भूमिका निभाई और अपनी अदाकारी व अंदाज से ऑडियंस का दिल जीत लिया। वैसे ये दूसरा मौका था जब बी.आर. चोपड़ा डैनी से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए। पहली बार 1969 में हुए थे जब डैनी पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में थे। बता दे तब बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें बॉम्बे आकर उनसे मिलने के लिए कहा था और अपनी किसी फिल्म में रोल देने की बात की थी। जिसके बाद डैनी बॉम्बे गए और बी.आर. चोपड़ा से तब मिले जब वे दास्तान फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे। इसलिए बी.आर. चोपड़ा ने डैनी को बताया कि इस फिल्म की कास्टिंग तो पूरी हो चुकी है। साथ ही ये भी बताया कि ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म में वे किसी किरदार में नहीं जमेंगे। हालांकि फिर भी बी.आर. चोपड़ा ने डैनी से कहा कि वे धैर्य बनाए रखें, हो सकता है कि उनकी अगली फिल्म में शायद उनके लिए कुछ हो। बस फिर इस तरह डैनी को धुंध में काम करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। इसके अलावा इस फिल्म से डैनी का एक और शानदार किस्सा ये भी जुड़ा है कि एक सीन में वे प्लेटें फेंकते और तोड़ते हैं, उनमें से एक प्लेट गलती से कैमरे की तरफ चली जाती है। इस तरह पर्दे पर प्लेटें जब सीधे ऑडियंस की तरफ आती हैं तो दर्शकों को 3D वाला फील महसूस होता है। ऐसे में धुंध फिल्म की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्रेडिट डैनी को दिया जाए तो गलत नहीं होगा और डैनी भी तब खुशी से झूम रहे थे। इसलिए इस फिल्म का एक प्रिंट वे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ले गए ताकि वे अपने माँ बाप को फिल्म दिखा सकें, क्योंकि जहां वे रहते थे यानी सिक्किम में उन दिनों कोई सिनेमा घर नहीं था। मिड 60s में मुंबई के सन एंड सेंट होटल में एक पार्टी के दौरान अभिनेता संजय खान और देवेंद्र वर्मा का लड़ाई झगड़ा हुआ था और हुआ भी कैसे, सिर्फ एक छोटी सी बात पर। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पार्टी के दौरान कई विदेशी सुंदरियां संजय खान को घेरे खड़ी थी। ऐसे में ये सब देखकर देवेंद्र वर्मा ने ताना मार दिया कि संजय खान और उनके भाई फिरोज खान इस होटल के टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। बस फिर क्या था, संजय खान को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने देवेंद्र वर्मा का कॉलर पकड़ लिया। इस तरह एक छोटी सी बात पर चली दोनों की अनबन कई सालों तक चली। हालांकि इसके बाद साल 1969 में जब एक फूल दो माली फिल्म के प्रीमियर पर संजय खान ने देवेंद्र वर्मा से माफी मांगकर इस झगड़े को खत्म कर दिया, तब कहीं जाकर दोनों बी.आर. चोपड़ा की फिल्म धुंध में साथ नजर आए थे। कोर्ट रूम वाले सीन जिस तरह बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों में दिखाए जाते थे, उनके अलावा शायद ही कोई दूसरा फिल्मकार ऐसा दिखा पाया हो। बता दे धूल का फूल, कानून, वक्त, आदमी और इंसान व धुंध समेत इंसाफ का तराजू, आज की आवाज और आवाम जैसी फिल्मों में कोर्ट रूम सीन कमाल के थे। ऐसे में इस पर इंडिया टुडे मैगजीन ने एक बार लिखा कि चोपड़ा साहब के कोर्ट रूम सीन हकीकत से भी आगे लगते हैं और यहाँ तक कि असली सरकारी अदालतें भी उनके फिल्माए सीन के आगे फेल नजर आती हैं। बी.आर. चोपड़ा ने 70 के दशक में एक नया ट्रेंड शुरू किया था कि एक फिल्म अगर वे ज्यादा बजट और बड़े सितारों के साथ बनाते थे तो उसके बाद एक लो बजट की फिल्म भी जरूर बनाते थे, क्योंकि बी.आर. चोपड़ा जब आदमी और इंसान बना रहे थे तब सायरा बानो को चोट लग गई थी, जिससे कुछ महीनों के लिए शूटिंग रुक गई थी। ऐसे में तब राजेश खन्ना के साथ बनाई फिल्म इत्तेफाक काफी सफल रही थी। इसी तरह जब दिलीप कुमार के साथ बनाई फिल्म दास्तान कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन धुंध चल निकली। अब देखा जाए तो इसके बाद बड़े बजट व बड़े सितारों से सजी जमीर नहीं चली, लेकिन छोटी सी बात चल निकली। जिसके बाद आई फिल्म कर्म नहीं चली, लेकिन पति पत्नी और वो खूब दौड़ी। वैसे एक बात ये भी है कि बी.आर. चोपड़ा जब धुंध बना रहे थे तब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी उनसे मिले थे और डिस्ट्रीब्यूटरों ने उनसे पूछा कि वे फ्लॉप वाले सितारों के साथ फिल्म क्यों बना रहे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं। तब बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि वे एक लो बजट की फिल्म बना रहे हैं और इसका सब्जेक्ट ऐसा जिसमें शायद ही कोई बड़ा सितारा काम करे। इसके साथ ही फिल्म में हर किसी का नेगेटिव किरदार लगता है और ऐसा किरदार भले कोई क्यों निभाना चाहेगा जिससे उसकी इमेज खराब हो। खैर, अब बी.आर. चोपड़ा की तारीफ करते हुए जिन्हें तमान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वे किसी कलाकार को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। धुंध बनाने के दौरान जब वे कोई बड़ी स्टार नहीं थी तब भी, और जब वे बड़ी स्टार बन गई थी तब इंसाफ का तराजू बनाने के दौरान भी बी.आर. चोपड़ा बिल्कुल नहीं बदले और छोटा हो या बड़ा वे सभी को बराबर ट्रीट करते थे। धुंध फिल्म में संगीत दिया रवि ने, वहीं गाने लिखने का काम किया सारी लुधियानवी ने, जिनके लिखे केवल 4 गाने ही रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया, अरे जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ। अब फिल्म के 4 गानों में से 2 गाने अच्छे हैं, जिसमें महेंद्र कपूर का गाया संसार की हर्ष है और आशा भोसले का गाया उलझन सुलझन वाकई अच्छे गाने हैं। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है। मजाक गोली की आवाज में नहीं, गर्म गर्म लाल लाल खून में होता है।
लेकिन आज पहली बार मालूम हुआ कि दुनिया में हसीन भी मजबूर है। फाइनली धुंध एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जिसमें कई सारे मजेदार ट्विस्ट हैं। इसके अलावा सभी सितारों की अदाकारी कमाल है तो टेक्नीशियन का काम भी कम नहीं आका जाएगा। लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह रही कि धुंध फिल्म को फिल्म फेयर में कोई अवार्ड या नॉमिनेशन नहीं मिला, जिस वजह से फिल्म फेयर पर सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि अगर इसमें बड़े सितारे होते तो क्या तब भी ऐसा ही होता। हाँ, ये बात अलग है कि फिल्म ने उतनी कमाई नहीं की और ये साल की टॉप 20 कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में भी नहीं थी। लेकिन हमारी तो अंदर की आत्मा ये कहती है कि एक नॉमिनेशन भी मिलता तो संतुष्टि भरा होता। सो धुंध फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।